माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की इकाई 5 जो कि है बाजार संतुलन से संबंधित। इसमें हम देखेंगे कि ये यूनिट कितने नंबर की है। तो फ्रेंड्स, ये यूनिट 6 नंबर की है। कैसे है 6 नंबर की? इसमें 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, तो 2 ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के हुए। फिर यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2-2 नंबर के, मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन। और इस तरीके से ये यूनिट हो गई हमारी 6 नंबर की। तो फ्रेंड्स, हम जो वन शॉट पढ़ रहे हैं, है ना, इकाई 1, 2, 3, 4, ये जो हम वन शॉट पढ़ रहे हैं यूनिट वाइज, तो इसमें मैंने जितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उस नंबर के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखे हैं। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 2 नंबर जितनी डिटेल लिखी है। अगर कोई किसी भी चीज की विशेषता पूछी है, जैसे बाजार की विशेषता पूछी है और उसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैंने 3 पॉइंट ही लिखे हैं। अगर आपको बाजार की विशेषताओं से संबंधित 6 या 7 पॉइंट चाहिए तो मैंने इन सब टॉपिक की चैप्टर वाइज अलग अलग वीडियो भी बना रखी है, तो आप टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हो। जिससे क्या फायदा है कि जैसे एमपी बोर्ड में कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है, वही क्वेश्चन दूसरे बोर्ड में 5 नंबर का है, तो आपको 5 पॉइंट की जरूरत है। तो ऐसे में आप जो भी वन शॉट के अंदर क्वेश्चन देख रहे हो उस क्वेश्चन को अलग से सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि उस क्वेश्चन की मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है। और यहाँ वन शॉट में मैंने सिर्फ नंबर के अकॉर्डिंग वीडियो बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखो इसका पहला क्वेश्चन। इसमें 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने 2-2 नंबर के अकॉर्डिंग ही डिटेल लिखी है, क्योंकि एग्जाम में कम शब्द हो और कम शब्दों के अंदर ही जो प्रश्न पूछा गया है उसका अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ, बाजार संतुलन कीमत की विवेचना कीजिए। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछ सकता है? संतुलन कीमत का क्या अर्थ है? बाजार संतुलन कीमत क्या होती है या संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं? इन दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो देखो डिटेल में क्या लिखा है। लिखा है, संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर मांग एवं पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है, या जहां क्रेताओं की खरीद विक्रेताओं की बिक्री के समान होती है। उसने क्या बोला? संतुलन कीमत एक ऐसा बिंदु है। देखो ये क्या हो गया? डिमांड वक्र हो गया, ये सप्लाई वक्र हो गया। ठीक है, तो जहां पर मांग और पूर्ति की शक्तियां आपस में बराबर होगी वहां पर क्या होगा? बाजार कीमत का निर्धारण होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो, बाजार कीमत क्या होती है या संतुलन कीमत किसे कहते हैं? वह बिंदु जहां मांग और पूर्ति की शक्ति आपस में बराबर होती है उसे हम बोलेंगे संतुलन कीमत। और आप ऐसे कर्व भी बता सकते हो 2 नंबर में। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, जहां क्रेताओं की खरीद विक्रेताओं की बिक्री के समान होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी 500 इकाइयों को बाजार में बेचने के लिए आता है और 500 ही इकाइयां बिक जाती है या 500 व्यक्ति तक वो चीज पहुंच जाती है, मतलब जितना उसके पास माल था उतना माल बिक गया, तो यहाँ भी क्या होगा? बाजार संतुलन के जितने लोगों को वस्तु चाहिए उतने लोगों तक वस्तु पहुंच गई, तो यहाँ संतुलन है बाजार में। तो आया आपको समझ में? बाजार संतुलन कीमत क्या है या संतुलन कीमत क्या होती है? एक ऐसा बिंदु जहां मांग और पूर्ति की शक्ति आपस में बराबर होती है उसे संतुलन कीमत या संतुलन बिंदु कहते हैं। और इस तरीके से आप चित्र इसका बना सकते हो। क्लियर फ्रेंड? क्योंकि इकोनॉमिक्स में जितने ज्यादा आप कर्व बनाओगे उतने ज्यादा आपको नंबर मिलते हैं। और ये सिंपल सा है, तो आप बता सकते हो ना मांग और पूर्ति के बारे में, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। निम्नतम, जिसे न्यूनतम के नाम से भी जानते हैं, निम्नतम या न्यूनतम कीमत क्या है? उदाहरण दीजिए। न्यूनतम समर्थन कीमत क्या होती है? या कीमत फ्लोर का क्या अर्थ होता है? अब एक क्वेश्चन को उसने 3 तरीके से पूछा है, तो इन तीनों ही बातों को आपको याद रखना है ना। निम्नतम या न्यूनतम, कीमत फ्लोर या न्यूनतम समर्थन, इन चारों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? सरकार द्वारा तय की गई कीमत होती है न्यूनतम कीमत या निम्नतम कीमत। तो ऐसे पूछ लिया जाए निम्नतम कीमत क्या है, तो सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत। अब इसकी डिटेल्स हम इसके अर्थ को और अच्छे से जानेंगे। लिखा है, संतुलन कीमत बाजार कीमत से ऊपर न्यूनतम कीमत निर्धारित करना, मतलब संतुलन कीमत से ऊपर न्यूनतम कीमत निर्धारित करना। इसे न्यूनतम समर्थन कीमत या न्यूनतम कीमत सीलिंग भी कहते हैं। यह कृषकों को कृषि पदार्थों की उत्पादन लागत की पूर्ति के लिए निर्धारित की जाती है। यह तब निर्धारित की जाती है जब कृषि उपज की कीमत बाजार में उत्पादन लागत से भी नीचे हो।
अतः जब कृषक अपना सारा उत्पादन जो वे बेचना चाहते हैं बेच नहीं सकते, तो अवैधानिक रूप से न्यूनतम समर्थन कीमत से नीचे बेचने को विवश हो जाते हैं। यही कारण है कि सरकार फ्लोर कीमत निर्धारित करती है। इसका मतलब है जो किसान लोग थे, अब ऐसे भी हो सकते हो, न्यूनतम समर्थन कीमत सरकार द्वारा तय की गई कीमत होती है, ये किसान लोगों के लिए तय की जाती है। अब ऐसा हुआ कि किसान, जो हम पढ़ते हैं ना कृषि मंडी, तो वो कृषि मंडी के नाम से आप अच्छे से समझ सकोगे। जैसे कृषि मंडी में क्या होता है, सभी किसान अपनी उपज को लेकर आते हैं। कृषि मंडी में सरकार उपज की कीमत निर्धारित करती है। जैसे एक किसान अपने उपज को बेचना चाहता है, जैसे गेहूं की बोरी बेचना चाहता है, अब सरकार ने उसकी एक गेहूं की बोरी की कीमत, 1 क्विंटल गेहूं की कीमत की लगा रखी है 2000 रुपए। ठीक है, अब किसान चाहे तो वह कृषि मंडी में अपनी गेहूं की बोरी को बेचे या वो बाहर किसी और व्यक्ति को बेचे। वह बाहर किसी व्यक्ति को 2500 में बेचे, 2200 में बेचे, ये उसकी मर्जी है। लेकिन यहाँ सरकार ने बोला है कि किसान लोगों को नुकसान न हो, इसलिए उनकी उपज को खरीदने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन उनकी कीमत हम निर्धारित करेंगे कि क्या उनकी कीमत होनी चाहिए। तो अगर किसान बाहर बेचना चाहता है तो उसकी मर्जी, और उसको उस उपज का बाहर 2000 से भी कम दाम मिल रहा है, जैसे 1800 मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, कृषि मंडी में आके बेचेगा ना कि 2000 रुपए है। तो न्यूनतम समर्थन कीमत एक ऐसी कीमत होती है जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। न्यूनतम समर्थन कीमत एक ऐसी कीमत होती है जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। यह कीमत किसानों के लिए तय की जाती है, अर्थात किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिल सके, क्योंकि उसको सही दाम मिलेगा तब जाके ही तो किसान क्या करेगा, और उपज को बोएगा, मतलब और खेती वो करेगा। अगर उसके द्वारा जो उपज आई है उसका उसे दाम नहीं मिला, उसके पास पैसा नहीं आया, तो वो खेती करना बंद कर देगा। तो सरकार इसलिए क्या करती है, किसान द्वारा जितनी भी फसल होती है, जो भी उपज होती है, उसकी कीमत निर्धारित करती है। तो यहाँ आपको उदाहरण से समझ आया कि न्यूनतम समर्थन कीमत संतुलन कीमत या बाजार कीमत से ऊपर न्यूनतम कीमत निर्धारित करना, मतलब बाजार में उस वस्तु की जो कीमत है उससे ऊपर उसकी कीमत निर्धारित करना है। जैसे बाजार में 1800 है तो सरकार ने उसकी 2000 रख दी। अब किसान के ऊपर निर्भर करता है कि वह अलग अलग जाके अपनी उपज का दाम चेक करे, कहीं 2000 मिल रहा है, कहीं 1800 है, कहीं 2200 है, कहीं 2500 है, तो हर एक जगह अलग अलग दाम रहते हैं। तो यहाँ सरकार ने बोला है कि एक किसान चाहे तो अपनी उपज कृषि मंडी में आकर बेचे या अपनी उपज को कहीं किसी दुकानदार को जाकर बेचे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वो कृषि कार्य करता रहे, इसके लिए हम उनकी उपज का एक दाम फिक्स करते हैं। तो आया आपको समझ में एग्जांपल से कि जैसे एक किसान अपनी गेहूं की बोरी बेचना चाहता है, सरकार ने उसकी बोरी की कीमत 2000 रुपए रखी है। अब वह चाहे तो सरकार को कृषि मंडी में जाके उस बोरी को बेचे या वो किसी दुकानदार को जाकर बेचे, वो उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उसे उसकी उपज का 2000 तो मिलेगा ही सही, मतलब एक कीमत निर्धारित कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला देखेंगे हम कीमत सीलिंग। ये न्यूनतम समर्थन कीमत का ऑपोजिट है। कीमत सीलिंग या अधिकतम निर्धारित कीमत क्या है? न्यूनतम कीमत को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सरकार द्वारा किसी वस्तु की तय की गई न्यूनतम कीमत को कीमत फ्लोर कहा जाता है, और कीमत सीलिंग सरकार द्वारा किसी वस्तु की निर्धारित की गई अधिकतम कीमत को कीमत सीलिंग कहते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल देखो क्या लिखा है कि कीमत सीलिंग का आशय सरकार द्वारा किसी वस्तु की अधिकतम कीमत निर्धारित करने से है, जो कि संतुलन कीमत से कम होती है। संतुलन कीमत से कम, वहां न्यूनतम कीमत में हमने क्या पढ़ा था, जो संतुलन कीमत होती है उससे अधिक कीमत निर्धारित करती है सरकार, और यहाँ अधिकतम में क्या है, संतुलन कीमत से कम कीमत निर्धारित करती है। मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगी, पहले डिटेल देखो। यह निर्णय तब लिया जाता है जब मांग और पूर्ति की स्वतंत्र शक्तियां बाजार में निर्धारित संतुलन मूल्य इतना ऊंचा हो कि गरीब लोगों की क्रय क्षमता के ऊपर हो। प्राय यह निर्णय आवश्यक वस्तु की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लिया जाता है। आपने एमआरपी नाम तो सुना है, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। आप हर एक वस्तु को देखो, उसमें एमआरपी लिखा होगा। अगर एमआरपी 100 रुपए लिखा है तो दुकानदार क्या करेगा, उसकी मर्जी, वो आपको 95 में दे या वो आपको 80 में दे, उसकी मर्जी है ना। लेकिन यहाँ कीमत सीलिंग का अर्थ है सरकार द्वारा किसी वस्तु की कीमत निर्धारित करना संतुलन कीमत से कम,
मतलब ये सरकार द्वारा जो कीमत निर्धारित की जाती है यह बाजार की कीमत से कम होती है। कहने का मतलब है यहाँ एक उत्पादक है, इसने किसी वस्तु का उत्पादन किया, अब ये वस्तु हो गई, अब इसकी कीमत इसने क्या करा, अपना प्रॉफिट, अपना जो भी एक्सपेंस वगैरह, खर्चा, लागत वगैरह सब जोड़ के उसने उस वस्तु की कीमत 100 रुपए रख दी है। अब हर एक नागरिक उस वस्तु को नहीं खरीद सकता। हमारे देश में 2 प्रकार के व्यक्ति है। कौन कौन से व्यक्ति है? एक धनी है और एक निर्धन है। धनी और निर्धन। अब धनी व्यक्ति के लिए तो ये वस्तु खरीदना आसान है कि वो 100 रुपए की वस्तु खरीद लेगा, लेकिन निर्धन के लिए ये वस्तु खरीदना आसान नहीं है, जबकि ये वस्तु उसके जीवन के लिए जरूरी है। तो ऐसी कीमत में सरकार क्या करती है कि धनी और निर्धन दोनों वर्ग उस वस्तु का उपभोग कर सके, तो वह उस वस्तु की कीमत निर्धारित कर देती है। जैसे MRP है, तो कोई भी दुकानदार अब उस वस्तु की कीमत उस MRP से ज्यादा वसूल नहीं कर सकता, भले वो कम ले लेकिन उससे ज्यादा नहीं ले सकता। तो एक बार फिर से देखो, कीमत सीलिंग का आशय सरकार द्वारा किसी वस्तु की अधिकतम कीमत निर्धारित करने से है, जो कि संतुलन कीमत से कम होती है। संतुलन कीमत मतलब कि ये 100 रुपए है ना, इससे वो कम है। दुकानदार ने तो अपना प्रॉफिट जोड़ के 100 रुपए उसकी कीमत रखी है, लेकिन सरकार ने क्या करा, इसकी कीमत 80 कर दी, MRP 80, कि अब क्या करेगा दुकानदार, इसको 80 रुपए से ज्यादा नहीं बेचेगा। सरकार ने इसकी कीमत 80 रुपए इसलिए रखी क्योंकि हमारे समाज के दोनों वर्ग इस वस्तु का उपभोग कर सके। तो आ गया समझ में आपको कि कीमत सीलिंग क्या होती है। सरकार द्वारा निर्धारित किसी वस्तु की अधिकतम कीमत को कीमत सीलिंग कहा जाता है। यह बाजार संतुलन कीमत से हमेशा कम होती है। बाजार संतुलन कीमत से इसे कम इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमारे समाज के धनी और निर्धन दोनों वर्ग इस वस्तु का उपभोग कर सके। ठीक है, उदाहरण हमने इसका समझ ही लिया। अब इसी तरीके से हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए। बाजार का विस्तार मतलब कोई भी वस्तु का बाजार किस आधार पर फैला होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इस वस्तु की तो सब दूर डिमांड है, इस वस्तु को तो प्रत्येक देश पसंद करता है, प्रत्येक जगह ये वस्तु होती है, तो उस वस्तु के फेमस होने का कारण क्या है ना। तो बाजार का विस्तार मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, देश की आंतरिक दशाओं के आधार पर, और दूसरा वस्तु के गुण के आधार पर। एक एक करके हम इन दोनों को जानते हैं। पहले देश की आंतरिक दशा के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट लिखा है, देश में शांति, सुरक्षा एवं विश्वास। जिस देश में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था समुचित होती है, जहां लोगों में सरकार से न्याय एवं सुरक्षा प्राप्ति का विश्वास होता है, वहां लोग विश्वास के साथ बिना किसी भय के वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाते ले जाते हैं। साथ ही व्यापारियों को यह विश्वास भी रहता है कि उद्योगों के विस्तार में किसी प्रकार की जोखिम नहीं है, तो बाजार का विस्तार अधिक होता है। कहाँ पर बाजार ज्यादा होता है या कहाँ बाजार फैला होता है? जिस देश में क्या है, लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ होता है, जहां वह सुरक्षित रहते हैं, वहां वो अपनी वस्तु को आसानी से खरीदते एवं बेचते हैं, क्योंकि उन्हें लाने ले जाने में किसी प्रकार की समस्या भी नहीं होती और वहां पे कानूनी व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। तो जहां कानूनी व्यवस्था अच्छी होती है, जहां दंगे नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, देश में शांति सुरक्षा बनी रहती है, वहां बाजार का विस्तार अधिक होता है। अगला है यातायात एवं संदेश के साधन। जिस देश में यातायात तथा संदेश वाहन के साधन प्रचुर मात्रा में तथा सस्ते होते हैं, यातायात मतलब ट्रांसपोर्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तु को ले जाने के लिए यातायात के साधन भी चाहिए, और संदेश वाहन मतलब उसका हम ऐड कर सके, है ना, प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में होते हैं और सस्ते होते हैं, वहां बाजार अधिक एवं विस्तृत होता है, मतलब बड़ा होता है, क्योंकि मांग के अनुसार वस्तुएं शीघ्र एवं सस्ते साधनों द्वारा संबंधित स्थान तक पहुंचाई जा सकती है। अब जहां यातायात के साधन, संदेश वाहन के साधन हो गए, जहां उपभोक्ता की मांग पर वस्तुओं को उपलब्ध कर दिया जाता है, वहां वस्तुओं का बाजार अधिक होता है। तो बाजार विस्तार को प्रभावित करने वाले घटक कितने हैं? यहाँ पर आप 2 बता सकते हो। पहला, देश की आंतरिक दशा या वस्तु के गुण। तो आपसे पूछ लिया जाए कि यातायात एवं संदेश वाहन के साधन किसके अंदर आते हैं, देश की आंतरिक दशा के अंदर या वस्तु के गुण के अंदर? तो देश की आंतरिक दशा के अंदर। इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो आप ध्यान भी रखो कि ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखो वस्तु के गुण, जिसमें पहला है विस्तृत मांग। जिस वस्तु की मांग ज्यादा होगी उसका बाजार तो फैलेगा ही सही, उस वस्तु को ज्यादा बनाया जाएगा। तो जिस वस्तु की मांग जितनी तीव्र तथा प्रभावपूर्ण होगी, उस वस्तु का बाजार उतना ही व्यापक होगा। व्यापक मतलब बड़ा।
इसके साथ ही जिस वस्तु की मांग विश्व के सभी देशों द्वारा प्रत्येक मौसम में रहती है उन वस्तुओं का बाजार विस्तृत तथा अंतर्राष्ट्रीय होता है, जैसे गेहूं, कपड़ा, पेट्रोल, सोना, चांदी आदि। ठीक है, तो पूछ लिया जाएगा आपसे कि गेहूं का बाजार कैसा होता है, तो हम लिख सकते हैं इसका बाजार विस्तृत होता है ना। और इसका बाजार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों होता है, क्योंकि इसकी मांग तो देश विदेश सब जगह गेहूं की जरूरत तो होती है ना फ्रेंड्स। तो गेहूं, कपड़ा, पेट्रोल, सोना, चांदी ये कौन से है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जहां पर विदेशों में भी इन चीजों की मांग होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जीविका ही तो इस पर टिकी हुई है, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। गेहूं, हर एक व्यक्ति को खाना खाना है तो गेहूं तो चाहिए ही सही, हर एक व्यक्ति गाड़ी में घूमता है तो पेट्रोल चाहिए सही, सोना चांदी सब जगह है। फिर अगले पूछा है इसने हमसे पर्याप्त पूर्ति। एक सेकेंड, पर्याप्त पूर्ति, इसमें हम पढ़ेंगे जिस वस्तु की पूर्ति उसकी मांग के अनुरूप होगी उसका बाजार विस्तृत होगा। जिस वस्तु की पूर्ति उसके मांग के अनुरूप होगी, अगर 100 वस्तु मांगी है 100 पूरी कर दी, 500 मांगी है 500 की पूरी कर दी, 1000 मांगी है 1000 की पूर्ति कर दी। तो जिस वस्तु की जितनी मांग होती है उतनी उसकी पूर्ति कर दी जाती है, तो उस वस्तु का बाजार भी विस्तृत होता है। अतः जिन वस्तुओं का बाजार उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है और जिनकी पूर्ति मांग के अनुरूप घटाई बढ़ाई जा सकती है उनके बाजार का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत होता है, जैसे गेहूं, कपड़ा, चीनी आदि। पर्याप्त नियमित पूर्ति के अभाव में बाजार संकुचित हो जाता है, और जब इनकी मांग नहीं पूरी होती है, इनकी पूर्ति व्यक्ति नहीं कर पाता है, उत्पादक पूर्ति नहीं कर पाता, तो ये बाजार संकुचित हो जाता है, मतलब इनकी मांग घट जाती है। एक बार फिर देखो, हमारा क्वेश्चन था बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। कोई भी वस्तु का बाजार किन कारणों से अधिक विस्तृत होता है या बड़े पैमाने पर फैल जाता है, तो देश की शांति सुरक्षा के आधार पर, यातायात के साधन के आधार पर, क्योंकि अगर देश में दंगे नहीं होंगे तो वहां वस्तुओं का क्रय विक्रय बहुत अच्छा होगा, लेकिन आए दिन अगर देश में कर्फ्यू होंगे, दंगे होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, तो कौन व्यक्ति बाजार लगाएगा? एक दिन बाजार लगाया फिर 4 दिन का कर्फ्यू हो गया, तो ऐसे बाजार नहीं चलता, ऐसे में उसको नुकसान होगा। फिर यातायात के साधन, वो ऐसी जगह बाजार लगा रहा है जहां यातायात के साधन आसानी से आ जाते हैं, वो माल को मंगवा सकता है, वहां वस्तु का बाजार विस्तृत होता है। फिर वस्तु के गुण में देखो तो मांग और पूर्ति, अगर आपने उसकी मांग के आधार पर उसकी पूर्ति कर दी तो उसका बाजार अच्छा चलेगा, है ना। तो कुछ ये बातें हैं जो बाजार को प्रभावित करती है, बाजार के विस्तार को। अब अगला हम देखेंगे यहाँ फ्रेंड्स अल्पाधिकार बाजार से संबंधित क्वेश्चन। अल्पाधिकार बाजार की विशेषता, यहाँ मैंने इसके 2 पॉइंट लिखे हैं क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले अल्पाधिकार बाजार का अर्थ पढ़ते हैं। अल्पाधिकार बाजार मतलब उसके बहुत कम विक्रेता। अल्पाधिकार बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां किसी वस्तु के बहुत कम विक्रेता होते हैं, जैसे कार का शोरूम, हर एक व्यक्ति इसकी दुकान नहीं लगा सकता, मोबाइल, कंप्यूटर, है ना, हर एक व्यक्ति इनकी दुकान नहीं लगा सकता। तो ऐसे विक्रेता या ऐसी वस्तु का बाजार जिसके विक्रेता बहुत कम होते हैं अल्पाधिकार बाजार कहलाता है। अब इसकी 2 विशेषता बताइए, जैसे कुछ ही फर्मों की विद्यमानता, मतलब कुछ ही फर्में होती है इसकी। अल्पाधिकार बाजार में कुछ ही फर्में अस्तित्व में रहती है, जिनमें से प्रत्येक कुल उत्पादन में अच्छा खासा अनुपात रहता है, उनके बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहती है तथा प्रत्येक फर्म अपनी कीमतों एवं उत्पादन की मात्रा में इस प्रकार चालाकी करती है कि दूसरी फर्म से आगे निकल जाए। मतलब कि अल्पाधिकार बाजार ऐसा बाजार जिसके बहुत कम विक्रेता होते हैं। इसने भी ये बोला कि बहुत कम फर्में अस्तित्व में रहती है, कुछ ही विक्रेता होते हैं। तो इसे कार का शोरूम ले लो या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, तो ये इतना कम दुकानें होती है, लेकिन इनमें कंपटीशन भी इतना होता है कि एक फर्म दूसरी फर्म से आगे निकल जाती है। एक मोबाइल बना है उसमें 10 फीचर है, तो एक और मोबाइल बना दिया, उसका नाम बदल दिया, उसमें एक फीचर ज्यादा डाल दिया और उसकी कीमत को बढ़ा दिया। तो कुछ इस तरीके से ये प्रतिस्पर्धा करते हैं। एंड सेकंड है इसमें उत्पाद की प्रकृति। सेकंड हम पढ़ेंगे उत्पाद की प्रकृति, मतलब जो भी वस्तु है वो कैसी है। तो अल्पाधिकार के अंतर्गत समरूप वस्तुओं का उत्पादन कर सकती है। ठीक है, समरूप वस्तु का उत्पादन कर रही है। व्यक्ति ने मोबाइल बनाया है, दूसरे ने भी मोबाइल बनाया, बस उसके फीचर्स अलग अलग हो गए, है ना। फिर इसने एक एग्जांपल दिया जैसे सीमेंट या स्टील। अब सीमेंट है, सीमेंट अलग अलग नाम से आती है और स्टील है, ये सब इसने बताया है। इसे विशुद्ध या पूर्ण अल्पाधिकार कहा जाता है। फर्में विभेदात्मक उत्पाद का भी उत्पादन कर सकती है। विभेदात्मक मतलब अलग अलग वस्तु का उत्पादन करती है, जिसे अपूर्ण अल्पाधिकार
कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आ गया कि उत्पाद की प्रकृति इसमें कैसी होती है, तो इसमें उत्पाद की प्रकृति समरूप भी होती है और विभेदात्मक भी होती है। अल्पाधिकार बाजार कैसा बाजार होता है, जहां किसी वस्तु के बहुत कम विक्रेता होते हैं। यह समरूप वस्तु और विभेदात्मक दोनों प्रकार की वस्तुओं का क्या करती है, उत्पादन करती है। जैसे पूछ लिया जाए सीमेंट कौन सा बाजार है, या अल्पाधिकार बाजार के अंदर आता है। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, बाजार मूल्य एवं साम्य मूल्य का अर्थ बताइए। बाजार मूल्य एवं साम्य मूल्य, जिसे सामान्य मूल्य भी कहते हैं, इसका हमसे अर्थ इसने पूछा है। तो सबसे पहले बाजार मूल्य का अर्थ पढ़ेंगे, फिर साम्य मूल्य का। तो बाजार मूल्य का अर्थ देखो, लिखा है बाजार मूल्य को अति अल्पकालीन साम्य मूल्य भी कहा जाता है। बाजार मूल्य वह मूल्य है जिस पर अति अल्पकाल में मांग एवं पूर्ति का संतुलन हो जाता है। अति अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें पूर्ति लगभग स्थिर रहती है या गोदामों में रखे हुए स्टॉक तक ही सीमित रहती है। इस अवधि में वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुरूप घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती। बाजार मूल्य का निर्धारण किसी वस्तु की मांग एवं पूर्ति की अस्थायी संतुलन द्वारा होता है। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव देख लो, बाजार मूल्य कौन सा मूल्य होता है, एक अति अल्पकालीन बाजार होता है। इसमें मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा क्या होता है, बाजार मूल्य का निर्धारण होता है। दो ऑब्जेक्टिव याद रखना, बाजार मूल्य अति अल्पकालीन होता है और इसमें बाजार मूल्य का निर्धारण मांग एवं पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा होता है। मांग व पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा होता है। अब मैं इसका अर्थ बताती हूँ। बाजार मूल्य एक अति अल्पकालीन, एक तो होता है अल्पकालीन जिसमें हमारे पास थोड़ा बहुत समय रहता है। जैसे मिठाई का ऑर्डर दिया, सुबह दिया, शाम तक मिठाई बना के हम दे सकते हैं क्योंकि कुछ समय तो मिला। लेकिन अति अल्पकाल से भी कम समय, अति अल्पकालीन बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिसमें क्या करता है, विक्रेता मांग को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज की मांग करता है तो उसकी पूर्ति को उतना ही कर पाएगा जितना उसके पास गोदाम में रखी हुई है। वो उसके पास इतना समय नहीं रहता है कि वस्तु का और उत्पादन कर सके। बाजार मूल्य अति अल्पकाल मूल्य होता है, इसमें उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता है कि वह वस्तु का उत्पादन करके उसकी पूर्ति को बाजार में उसकी पूर्ति मांग के अनुरूप बढ़ा दे। वह केवल वस्तु की पूर्ति अपने गोदाम में रखे हुए माल तक ही कर सकता है। अगर कोई 200 वस्तु मांग रहा है, उसके पास 100 है, तो वो 100 ही वस्तु को देगा। वह और वस्तु का उत्पादन करने जितना उसके पास समय नहीं होता है। इसलिए इसमें वस्तु का निर्धारण मांग और पूर्ति की अस्थायी शक्तियों द्वारा होता है, वस्तु की कीमत का निर्धारण। ठीक है, अब साम्य मूल्य देखो। साम्य मूल्य को सामान्य मूल्य भी कहते हैं। सामान्य मूल्य से तात्पर्य दीर्घकालीन मूल्य से होता है। ठीक है, बाजार मूल्य कैसा होता है, अति अल्पकालीन, और साम्य मूल्य दीर्घकालीन। यह दीर्घकाल में मांग एवं पूर्ति को संतुलित करता है। साथ ही यह मांग तथा पूर्ति के दीर्घकालीन साम्य द्वारा निर्धारित होता है। दीर्घकाल में वर्तमान संयंत्र के आकार को घटाने बढ़ाने, नई फर्मों को स्थापित करने, पुरानी फर्मों के बहिर्गमन करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इस अवस्था में पूर्ति को घटा बढ़ाकर मांग के अनुरूप करने का पर्याप्त समय मिलने के कारण मांग और पूर्ति के स्थायी संतुलन स्थापित हो जाता है। देखो, दोनों ऑब्जेक्टिव सेम है। बाजार मूल्य अति अल्पकालीन है, साम्य मूल्य दीर्घकालीन है। बाजार मूल्य में मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा कीमत का निर्धारण होता है और इसमें मांग और पूर्ति के स्थायी संतुलन द्वारा। देखो, बाजार मूल्य दीर्घकालीन है मतलब बहुत ज्यादा समय, इसमें उत्पादक के पास इतना ज्यादा समय होता है कि वह जितनी मांग होती है उससे ज्यादा पूर्ति, अगर आप 100 वस्तु मांग रहे हो तो वह आपको 500 बनाकर दे सकता है। इतना समय होता है कि वह वस्तु का उत्पादन करने के लिए नए संयंत्रों को, नई मशीनों की स्थापना कर सकता है और पुरानी जो फर्में हैं, पुरानी जो चीजें, उनका बहिर्गमन मतलब उनको निकाल सकता है। तो बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य है जिसमें उत्पादक के पास बहुत कम समय होता है। वह उस वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुरूप बढ़ा नहीं सकता। वह वस्तु की पूर्ति उतनी ही करेगा जितनी उसके पास स्टॉक में रखी हुई है। उदाहरण के लिए आप 100 वस्तु की मांग करते हो, उसके पास 50 है तो वो 50 ही देगा। जबकि बाजार साम्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है, इसमें उत्पादक के पास इतना अधिक समय होता है कि जितनी आप वस्तु की मांग कर रहे हो उससे अधिक वो बनाकर दे सकता है। आप 100 मांग रहे हो, वो आपको 500 बनाकर दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आया आपको समझ में? अगर आपको समझ में आ जाता है तो अपनी एक्सीलेंस फैमिली को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।